हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद इच्छा। देखिए, इस वीडियो में आपको यूपी पीसीएस मेंस जीएस 5 का थर्ड लेक्चर मिलेगा, जिसमें हम पॉइंट 9 का एक पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। दूसरा पार्ट जो है अर्बन लोकल बॉडीज यानी कि शहरी स्थानीय स्वशासन, वो आपको इसमें डिटेल से मिल जाएगा। उससे पहले कुछ पॉइंट्स पर जो कंफ्यूजन है वो मैं दूर कर दूं। सबसे पहली बात है कि ये वाले जो आपको नोट्स होंगे, इसमें मैंने बहुत ट्राई किया है कि बहुत सारे चीज़ों को हिंदी में लिख दिया है। तो जो बच्चे कह रहे थे कि उनको समझ नहीं आ रहा है या उनको कोई भी प्रॉब्लम है, तो आई होप इस वाले वीडियो से आपको चीज़ें और क्लियर होंगी। ठीक है, और आपका जो भी फीडबैक हो आप ज़रूर दीजिएगा कि अगर आपको अभी भी हिंदी नहीं समझ में आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। अगली बार से मैं प्रयास करूंगी कि थोड़े से कलरफुल पेन्स यूज करूं ताकि आप लोगों के लिए पढ़ना आसान रहे। ठीक है, थोड़ा सा क्योंकि सेम कलर में किचपिच हो जाता है, राइट? तो वो मैं अपनी तरफ से याद रखूंगी। देन दूसरा एक क्वेश्चन था, बच्चों ने पूछा है मुझसे कि क्या उनको इसके साथ कोई बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है। तो मेरे हिसाब से आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी टॉपिक आपको मिल रहा है उसमें मैंने जितने भी मार्केट में मोटे मोटे सोर्सेज अवेलेबल हैं सबको रेफर कर ही बनाया है। ठीक है, तो आपको इसलिए कोई ऐसी बुक रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको आंसर राइटिंग करनी है, तो मान लीजिए अगर आपकी कोई चीज़ छूट जाती है इससे, तो वो आपकी आंसर राइटिंग से कवर हो जाएगी। और दूसरी चीज ये है कि इसमें आपको बहुत शॉर्ट में नोट्स मिल रहे हैं। ठीक है, कुछ कुछ चीजें पॉइंट्स में है, बड़े बड़े पॉइंट्स में, अदरवाइज ज्यादातर चीजें केवल कीवर्ड्स में। तो कीवर्ड्स को आप याद रखेंगे, लेकिन वहां पर जब आपको लिखना होगा तो आपको थोड़ी सेंटेंसेस भी लिखने होंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें हेल्प क्या करेगा, जब हम अच्छे से आंसर राइटिंग करें। तो आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अच्छे से आंसर राइटिंग कीजिए और ये वाले नोट्स बनाइए, उतना आपके लिए सफिशियंट है। इससे ज्यादा आपको जीएस 5 के लिए कुछ नहीं करना। एंड थोड़ा सा इरेगुलर हो सकता है, बट भरोसा रखिए, मैंने जीएस 5 के लिए कहा है तो जीएस 5 तो मैं करवा दूंगी। ठीक है, एंड अगली बात है कि मैं वीडियोस थोड़ा सा जल्दी जल्दी लाऊं, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करूं। इसके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि वीडियोस को थोड़े से लाइक्स दे दीजिए आप लोग, शेयर कर दीजिए किसी के साथ अगर आप कर सकते हैं, वरना प्लीज लाइक तो कर दीजिए एटलीस्ट। क्योंकि मैं भी बहुत सारे, मेरे पास मैसेजेस आए हैं कि बच्चों ने बहुत अप्रिशिएट किया है, लेकिन उसके रेशियो में जो लाइक्स हैं या फिर जो व्यूज हैं वो थोड़े से कम है। तो प्लीज अगर हो सके तो कर दीजिएगा। एंड अब आप देख सकते हैं वीडियो, जो भी आपका फीडबैक हो आराम से दीजिए, एंड नेक्स्ट वीडियो भी आपको जल्द ही मिलेगा। थैंक यू सो मच। देखिए, चैप्टर जो 9 है, यानी कि जो सिलेबस का पॉइंट 9 है, उसी का हमने पंचायती राज वाला पार्ट कर लिया था। अब हमको अर्बन लोकल बॉडीज यानी कि शहरी स्थानीय स्वशासन वाली जो चीजें हैं वो करनी है। ठीक है, थोड़ा सा हम इतिहास देखेंगे, बैकग्राउंड देखेंगे। तो जब हम बैकग्राउंड देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, एक चीज जो यहाँ पर नहीं लिखी हुई है, जैसे कि जो हमारा आर्टिकल 40 है कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर आप देखेंगे तो इसमें विलेज लेवल पर पंचायत की बात की गई है। लेकिन अर्बन लोकल बॉडी वाली जो बात है कि शहरों में भी, सिटीज के लिए भी हमको स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता है शहरों में, इसकी बात हमारे संविधान में भी नहीं की गई। ठीक है, तो एक बात ये क्लियर हो गई। अब वापस आते हैं यहाँ पर। तो स्टार्टिंग अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक एक्ट आया था 1959 में, और एक उत्तर प्रदेश नगर पालिका एक्ट यानी कि 1916 में आया था। ये यहाँ से हम देखते हैं कि शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश में शहरी स्थानीय स्वशासन की। ठीक है, तो ये भी नगर निगम अधिनियम होगा। वैसे तो मैंने आज वाले उसमें बहुत सारी जगहों पर हिंदी मेंशन करी है, तो हिंदी वाले बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर स्टिल कहीं पर हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट कर कर। तो इसको लेकर आते हैं, जब ये एक्ट आते हैं उत्तर प्रदेश में, तो इनका उद्देश्य क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव यही था कि हमारा जो शहरी स्थानीय स्वशासन है ये थोड़ा सा आत्मनिर्भर होकर काम कर सके। ठीक है, जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं ये सेल्फ रिलायंट हो सके। आगे चलकर हम देखते हैं फिर से क्या आता है, 74वां संविधान संशोधन 1992 आता है। इसके माध्यम से संवैधानिक दर्जा दे दिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया जाता है अर्बन लोकल बॉडीज को। ठीक है, और तो जब ये आया तो उत्तर प्रदेश में इसको लागू करने के लिए एक अधिनियम लाया गया 1994 का, एक एक्ट लाया गया, अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, अब आपको देखिए, मैंने यहाँ पर ये छोटा छोटा रेड से लिख दिया, ये कौन से पॉइंट्स है, ये कुछ अलग नहीं है जो हमने पॉलिटी में ऑलरेडी पढ़ रखा है। इसके अंतर्गत क्या बात हुई थी 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, कि नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत जो है वो स्थापित की जाएंगी। ये जो शॉर्ट फॉर्म लिखी है अभी आप आगे देखेंगे, परेशान मत होइए। महिलाओं को, SC ST इन सबको रिजर्वेशन की बात की गई।
इसके बाद एक SEC, SEC क्या है? स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग बनाया जाएगा। SFC, स्टेट फाइनेंस कमीशन, यानी कि राज्य वित्त आयोग बनाया जाएगा, और इनका टेन्योर कितना होगा? 5 वर्ष का। तो वही वाली जो बातें हैं वो मैंने यहाँ पर छोटी सी में लिख दी है कि इस अधिनियम के माध्यम से ये चीजें लाई गई कि जो अर्बन लोकल बॉडीज होंगी उसमें ये प्रावधान किए जाएंगे। ठीक है, तो पॉलिटी से कनेक्ट कर पा रहे हैं आपने जो पढ़ रखी है लक्ष्मीकांत से? ये पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए। अब हम इसमें उत्तर प्रदेश पर ही फोकस रहेंगे। अब हम यहाँ पर आने से पहले, इसको देखने से पहले थोड़ा सा एक चीज देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर यानी कि प्रशासनिक ढांचा क्या है। हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस देखे हैं, जो पंचायती राज व्यवस्था है वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम ये अर्बन लोकल बॉडीज को पढ़ रहे हैं, तो कई बार थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, इसीलिए एक बार इसको देखिए तो चीजें समझ में आएंगी। पहले हमारे प्रशासनिक ढांचा अगर देखें तो सबसे पहले राज्य सरकार है, इसके बाद डिविजन्स में बांट रखा है, राज्य को डिविजन्स में बांट रखा है। फिर हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट में दो तरीके से हो रहा है स्थानीय स्वशासन, एक हम देख रहे हैं ग्रामीण स्तर पर, एक हम देख रहे हैं शहरी स्तर पर। ग्रामीण स्तर पर ये हमें 3 स्तर में दिख रही हैं चीजें, एक जिले के लेवल पर, फिर एक ब्लॉक के लेवल पर, फिर एक ग्राम के लेवल पर। ये इस तरीके से हमको दिख रही हैं चीजें, ये 3 स्तर हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं शहर में, तो शहर में ये तीनों जो हैं ये बराबरी पर है। ठीक है, ये जो स्तर है ये बराबरी पर है, क्योंकि ये पॉपुलेशन के हिसाब से है। जहां पर ज्यादा पॉपुलेशन है वहां पर नगर निगम बना दिए हैं, उससे थोड़ी सी कम है वहां पर नगर पालिका परिषद बना दिया है। ठीक है, और जहां पर उससे भी कम है तो वहां पर नगर पालिका बनाया है। नगर पालिका वहां पर बनती है जहां पर ग्रामीण इलाकों का बेसिकली ट्रांजिशन हो रहा होता है रूरल एरियाज का अर्बन एरियाज में, शहरी इलाकों में। तो ये वाली जो ट्रांजिशन जोन होता है ना, वहां पर हम देखते हैं कि नगर पालिका का निर्माण होता है। तो ये डिफरेंस समझ में आ गया, जो हमें बहुत कंफ्यूजन रहता है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। और अर्बन एरियाज में उत्तर प्रदेश में लगभग लगभग 24% पॉपुलेशन रहती है, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट। तो ये ढांचा अगर आपके सामने क्लियर है, अब हम वापस चलते हैं यहाँ पर। देखिए, यहां तक हमने देख लिया था, यहां तक हमारी चीजें क्लियर थी। अब यहाँ पर थोड़ा सा किचपिच है, लेकिन समझ आ जाएगा तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। अब ये नगर निगम जो है इसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहते हैं, नगर पालिका परिषद को म्युनिसिपल काउंसिल, और नगर पंचायत को नगर पंचायत ही कहा जाता है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में? 17 नगर निगम है, 200 नगर पालिका परिषद है, और लगभग 517 जो है नगर पंचायत। ठीक है, तो ये हो गया। अब कितनी जनसंख्या होगी कि वहां पर नगर निगम बने या फिर नगर पालिका परिषद बने? तो देखिए, अगर आप उसमें देखेंगे राकेश सारस्वत का ओल्ड एडिशन में देखेंगे तो वहां पर लिखा है कि 5 लाख जो पहले निर्धारित किया गया था कि 5 लाख से ज्यादा लोग होंगे तभी नगर निगम बनेगा, उसको हटाकर उसको रिड्यूस कर दिया गया है, उसको घटा दिया गया है और कर दिया गया है 3 लाख जनसंख्या होगी तो वहां पर नगर निगम बनेंगे। और साथ में एक कंडीशन और है कि 75% जो लोग हों, कम से कम 75% लोग नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज यानी कि गैर कृषि कार्यों से संबंध रखते हो। अगर ऐसी कंडीशन होगी तो हमारे यहाँ नगर निगम बनेंगे। लेकिन अगर आप वहीं ओनली आईएएस की पीडीएफ में देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो लोगों ने दे रखा है 5 लाख से 10 लाख अगर लोग होंगे, किसी जनसंख्या होगी तो वहां पर क्या बन जाएगा? नगर निगम, राइट। और राकेश सारस्वत में क्या दे रखा है कि 5 लाख से घटाकर 3 लाख का क्राइटेरिया रख दिया है, अपर लिमिट कोई नहीं है, और 75% गैर कृषि कार्यों से संबंधित होने चाहिए, राइट। तो ये राकेश सारस्वत वाला याद रखिएगा, ये सही है, राइट। उसके बाद नगर पालिका परिषद के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? लगभग लगभग 2 लाख से 3 लाख। और नगर पंचायत मैंने ऑलरेडी बता दिया, जो ग्रामीण इलाके शहरी इलाकों में तब्दील हो रहे हैं वहां नगर पंचायत बनती है। यहाँ पर 10,000 से 20,000 के बीच में जनसंख्या होती है, 10,000 से ज्यादा और 20,000 से कम। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इनके हेड कौन होते हैं। देखिए, नगर निगम का जो चेयरमैन होता है उसको मेयर कहते हैं, नगर पालिका परिषद में चेयरमैन ही कहते हैं और साथ में एक वाइस चेयरमैन भी होता है, यहाँ पर भी इसको चेयरमैन ही कहते हैं। ठीक है, और फिर पार्षद शब्द सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, वही पार्षद इसके सदस्य होते हैं, यहाँ पर कॉर्पोरेटर्स या फिर काउंसलर्स भी कहा जाएगा, यहाँ पर भी काउंसलर्स और ये सदस्य। तो तीनों का आपको संरचना समझ में आ गई। अब देखिए, अब आ जाते हैं एक बार यहाँ पर ये लिखा क्या हुआ है। ये जो 17 नगर निगम है
इनमें से सबसे पहला जो बना था वो 1994 में हम देखते हैं आगरा नगर निगम बना था, यानी कि एमसी लिखा है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। और जो सबसे हाल ही में निर्मित है वो है 2018 का शाहजहांपुर का नगर निगम। इसके अलावा केएमसी, एलएमसी, जीएमसी, ये क्या हुए? ये भी नगर निगम के उदाहरण है। कानपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, लखनऊ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, गाजियाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ये सिर्फ नाम मैंने इसलिए लिख दिए ताकि आपको अगर कहीं उदाहरण के रूप में लिखना हो तो आप लिख सकें। राइट, इतनी बातें समझ में आ गई, ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब देखते हैं अब ये काम कैसे करते हैं। काम करने के लिए हम देखते हैं कि जो भी पहली बात तो जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो लोग किसके माध्यम से आ रहे हैं? इलेक्शन हो रहा है, डायरेक्टली इलेक्ट होकर आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान दें तो आप लोग भी इनके इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, वोट देने जाते हैं। ठीक है, तो निर्वाचित सदस्यों की समितियों द्वारा शक्तियों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन होगा, यानी कि ये एक्सरसाइज करते हैं अपनी पावर्स और जो भी इनकी ड्यूटीज है उनको करते हैं कमिटीज के माध्यम से। जो भी लोग निर्वाचित हैं, इलेक्टेड मेंबर्स हैं, उन्हीं की कुछ कुछ कमिटीज बनती है, उनके माध्यम से इनके कार्य होते हैं। बस इतनी सी बात है। फिर हम देखिए इनके एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स, यानी कि प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो कौन होते हैं? नगर आयुक्त। जो हमारा नगर निगम है उसका प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? नगर आयुक्त। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोलते हैं, यानी कि कार्यकारी अधिकारी। यहाँ पर भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कार्यकारी अधिकारी। बस छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, वो हमने देखी। ये हम ढांचा ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। अब हम इसके कॉम्पोजिशन की बात करेंगे। फिर से मोटे मोटे पॉइंट्स एक बार साथ में लिख दिए हैं तो देख लीजिए। तो जो भी ये होता है, नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, इनके प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचन होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन। मिनिमम एज अगर किसी व्यक्ति को इसमें पार्टिसिपेट करना है तो वो 21 वर्ष की आयु का होना चाहिए। इनको वार्ड में डिवाइड किया जाता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको पता होगा कि जब आप पूरा कंप्लीट एड्रेस लिखते हैं तो आपको अपना वार्ड भी लिखना होता है, वार्ड संख्या क्या है। ठीक है, और जब चुनाव होते हैं मेयर के, पार्षद वाले, तो हमको क्या करना होता है? हमें देखना होता है कि कौन हमारा वार्ड कौन सा है। उसी वार्ड के हिसाब से हमारी एक तरह से ये वो एरिया होता है जिसमें हम जिसके लोग उस क्षेत्र के वार्ड के लोग जो है चुनते हैं अपने यहाँ के पार्षद को। ठीक है, तो जिस हिसाब से पार्षद चुने जाते हैं उस हिसाब से फिर मेयर इलेक्ट होते हैं। जो 2019 में शायद लास्ट इलेक्शन हुए थे, आई एम नॉट श्योर ऑफ द ईयर, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। उसमें सारे नगर निगमों में बीजेपी की जीत हुई थी। ठीक है, देन ये वार्ड वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। मतलब कुल मिलाकर वो जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी टाइप की हो गई तो वो वार्ड हो गए छोटे छोटे। फिर एमपी एमएलए जो भी जिस वार्ड का होगा, रजिस्टर्ड वोटर, उसको भी राज्य सरकार अगर चाहे तो ये निर्धारित कर सकती है कि वो लोग भी इसके सदस्य होंगे। ठीक है, फिर बात की जा रही है रिजर्वेशन की। तो रिजर्वेशन आपको पता है एससी एसटी और महिलाओं को दिया जाता है। राइट, अब थोड़े से फंक्शंस पर आ जाते हैं। अब आप बिना सोचे समझिए, सोचने की कोशिश कीजिए बिना पढ़े कि क्या इसके कार्य क्या हो सकते हैं। फंक्शंस यानी कि कार्य, क्या कार्य हो सकते हैं। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक लीजिए और सोचिए, उसके बाद इसको फिर से देखिए आकर। सबसे पहले जलापूर्ति, यानी कि वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, हेल्थ फैसिलिटी से संबंधित अगर कोई किसी चीज का निर्माण करना हो तो ये हमारी अर्बन लोकल बॉडीज यानी कि शहरी स्थानीय निकायों का काम होता है। इसके बाद अगर क्षेत्र में कोई भी मकान का निर्माण होना हो, हाउसेस निर्मित होने हो, तो इसकी परमिशन भी देता है हमारा यूएलबी। ठीक है, अगर सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स लगनी हो, रोड्स बननी हो, तो उसमें भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बर्थ और डेथ के सर्टिफिकेट जो प्रमाण पत्र मिलते हैं वो भी हमको इसी से मिलते हैं। वैक्सीनेशन ड्राइव, यानी कि जो टीकाकरण अभियान है बीमारियों से रोकने के लिए, तो वो भी इनके द्वारा चलाया जाता है। शिक्षा से संबंधित कोई भी प्रोग्राम चलाना हो तो वो भी ये चलाएंगे। तो अगर आपसे फंक्शंस पूछ लिए जाएंगे तो आप लिख लेंगे इसके फंक्शंस। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ भी टफ नहीं है। देन आगे बढ़ते हैं फाइनेंसेस। फाइनेंसेस मतलब इनके पास पैसा कहाँ से आता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कुछ टैक्सेस और ड्यूटीज लिवाई करते हैं, यानी कि अपनी तरफ से इनके पास अधिकार होता है लागू करने का और उसको कलेक्ट करते हैं। उसके बाद ग्रांट्स एंड एड, यानी कि सहायता अनुदान लिखा हुआ है हिंदी में, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से म्यूनिसिपैलिटीज ले सकते हैं। उसके बाद 14वें वित्त आयोग ने कुछ सिफारिश की थी, उसके माध्यम से इनको यूनियन फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन में इनको कुछ पैसा देने की बात की गई है। उसके बाद आता है पॉलिसी रिलेटेड फंड्स, कि कोई भी अगर सरकार योजना ला रही है, कोई भी अगर सरकार स्कीम को लागू कर रही है, तो उसमें जो फंड दिया जाता है उसमें भी इनको
इनकी हिस्सेदारी होती है ताकि इसको सही से लागू कर सके। तो ये माध्यम है इनको फाइनेंसेस मिलने की, यानी कि वित्त प्राप्ति के ये माध्यम है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब ये थोड़ी सी चीजें हैं जो इसको थोड़ा सा देख लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल हम क्योंकि पूरा टॉपिक कवर कर रहे हैं तो एक बार इसको भी हम देखेंगे। उत्तर प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, यूपी नगरीय विकास विभाग। अगर हम देखें ये जो इसकी शुरुआत कैसे हुई, शुरुआत में इसको पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, लोक स्वास्थ्य विभाग कहा जाता था, ठीक है। फिर इसका नाम बदल कर दिया गया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। आगे चलकर इसको फिर से दो भागों में विभाजित कर दिया गया, हाउसिंग और अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट और सिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, यानी कि आवास और शहरी नियोजन विभाग, नगर विकास विभाग, ठीक है। वर्तमान में इसको क्या कहा जा रहा है, उत्तर प्रदेश नगरीय विकास विभाग, ठीक है। तो ये जो उत्तर प्रदेश नगरीय विकास विभाग है, इसके अंतर्गत कुछ कुछ इंस्टीट्यूशंस या फिर ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, संस्थाएं, ठीक है। उन्हीं संस्थाओं को थोड़ा सा हम देखेंगे जिनकी ये निगरानी करता है ये वाला विभाग। ज्यादा नहीं देखना है, लेकिन थोड़ा सा हमको पता होना चाहिए, तो वही हम यहाँ पर देखेंगे। एक है हमारा डायरेक्टरेट ऑफ लोकल बॉडीज, ठीक है, यानी कि स्थानीय निकाय निदेशालय। इसकी सबसे पहली बार कल्पना की गई थी 1971 में और इसको स्थापित फाइनली किया गया था, इसको गठित किया गया 1973 में। इनका काम क्या है, अब ये नजर रखते हैं सारी गतिविधियों पर, क्या वित्तीय स्थिति है, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, और धन का कैसे ये लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्टरेट ऑफ लोकल बॉडीज इसके अंतर्गत, इस विभाग के अंतर्गत आने वाली एक संस्था है जिसका ये कार्य है। उसके बाद एक और इस विभाग के अंतर्गत संस्था आती है जो है कंस्ट्रक्शन और डिजाइन सर्विसेज, निर्माण और डिजाइन सेवा। ये एक कॉमर्शियल यूनिट है जल निगम का, यानी कि एक व्यावसायिक यूनिट है जल निगम का, जो 1989 में स्थापित हुआ था। अब इसका काम क्या है, इसका मुख्यतः काम है कि ये परामर्श सेवाएं दे, परियोजना प्रबंधन में सहयोग करे, भूमि विकास, निर्माण आदि में सहयोग करे, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। फिर हम देखते हैं एक और संस्था है रीजनल सेंटर फॉर अर्बन एंड एनवायरमेंटल स्टडीज। ये 1976 में स्थापित हुई। इसका काम क्या है कि प्रशिक्षण देना, जो भी यूएलबी से संबंधित लोग हैं उनको प्रॉपर प्रशिक्षण भी देने की आवश्यकता होती है, इसके माध्यम से वो दिया जाएगा। एक और आती है उत्तर प्रदेश गंगा रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है, गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण। अब गंगा नदी से संबंधित क्यों बना रखा है इन्होंने, इसलिए बना रखा है क्योंकि उत्तर प्रदेश की लगभग 23 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां से गंगा नदी होकर गुजरती है। तो ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर कहीं पर भी इस पॉइंट को आप यूज कर सकते हैं कि गंगा नदी इतने सारे डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है, राइट। तो इसीलिए बहुत सारा पोल्यूशन और पॉपुलेशन का प्रेशर, यानी कि जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है, जिसके कारण ये आवश्यक हो जाता है कि एक ऐसी अथॉरिटी बनाई जाए। ये जो अथॉरिटी है इसको हम देखते हैं कि इसके हेड कौन है, चेयरमैन। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग होते हैं इसमें, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के सदस्य भी होंगे, लेकिन यहाँ पर और जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे हैं मेयर्स। कानपुर, बनारस, प्रयागराज, इन सबके मेयर्स भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। सारे सदस्य हमको नहीं लर्न करने, बस थोड़ा मोटा मोटा हमने देख लिया, राइट। ये सारे संस्थान किसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं, हम विभाग के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत, ठीक है। और एक और है संस्थान जिसका नाम है जल संस्थान, ठीक है। ये जो है ये 7 जल संस्थान है यहाँ पर, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, झांसी, चित्रकूट, बांदा में। इनका काम क्या है, मुख्यतः इनका काम है कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है उसकी सप्लाई को इंश्योर किया जाए, नाम से ही समझ में आ रहा है, राइट। तो थोड़ा मोटा मोटा हमको आइडिया हो गया कि इस विभाग के अंतर्गत ये जो संस्थान है वो इंक्लूडेड है, राइट। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो हम आगे देखेंगे। अब आपसे पूछा जाए अगर कि यूएलबीज जो है, ये शहरी स्थानीय निकाय जो है, इनका सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस यानी कि महत्व की बात हो रही है, आपसे महत्व पूछ सकते हैं या फिर आपसे पूछ सकते हैं इंग्लिश में सिग्निफिकेंस या फिर इंपॉर्टेंस, रेलेवेंस, ठीक है, सबका मतलब सेम ही होता है। अब इनका महत्व क्या है, अब इसको फिर से मैं कहूंगी, देखिए मत, खुद सोचने की कोशिश कीजिए, पॉज कर लीजिए और खुद सोचिए, क्योंकि इसमें आपको ऐसा कुछ रटना नहीं है, आपको ऑलरेडी पॉइंट्स पता है, आपको बस अपने अंदर से निकालने हैं वो पॉइंट्स। देखिए, सोच लिए, अब वापस आ जाइए, क्या पॉइंट्स हैं। सबसे पहले, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, ये प्लान अर्बन प्लानिंग और डेवलपमेंट में हेल्प करता है कि नहीं, कैसे हेल्प करता है कि लैंड यूज जो है, जो भूमि है उसको कैसे नियोजित किया जाए, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे यहाँ पर निर्मित किया जाए,
यानी अवसंरचनात्मक जो विकास है वो कैसे हो। ठीक है, एक तो सिग्निफिकेंस ये हो गया। उसके बाद सेवा वितरण, वाटर सप्लाई, जल आपूर्ति होती है, स्वच्छता से संबंधित सेवाएं, और बाकी हमने फंक्शंस में जो देखा है बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट, सारे इसके फंक्शंस जो है वही, उन्हीं से हमको इसका सिग्निफिकेंस निकालना है। ठीक है, फिर आता है आपदा और महामारी प्रबंधन में सहयोग करता है। मिटिगेट का मतलब कम करना, जो भी अगर आपदा आती है तो उसका जो भी प्रभाव होता है उसको कम करने में सहायता करता है। जैसे कोविड-19 महामारी के दौरान भी इसने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें अगर आपके सामने आपको कोई दिख रहा हो या आपके आसपास जहां भी आप बिलोंग करते हो वहां पर नगर निगम या नगर पंचायत ने कुछ ऐसी भूमिका निभाई हो, तो उसको आप यहाँ पर उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, बस हमको यूपी से रिलेटेड पॉइंट्स में उदाहरण डाल देने हैं, अपने आप हमारा एक अच्छा आंसर हो जाएगा। इसके साथ क्या सिग्निफिकेंस है, और एक और जो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस आता है वो है महिलाओं एवं जो हाशिए पर रह रहे हैं लोग, जो मार्जिनलाइज लोग हैं, उनका सशक्तिकरण। आपको पता है रिजर्वेशन दिया जा रहा है तो इनका सशक्तिकरण हो रहा है, एम्पावरमेंट। देन एक और पॉइंट जो आता है वो है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, लोगों की भागीदारी जो है इसमें बढ़ रही है। हम देखते हैं कि जो वार्ड कमिटीज होती हैं ये क्या करती हैं, इनके साथ साथ लोग आपस में कंसल्ट करते हैं, जिससे लोकल गवर्नेंस यानी कि स्थानीय स्वशासन की दिशा में लोगों की भागीदारी को बढ़ावा मिलता है। राइट, तो ये कितने आसान से पॉइंट्स थे, रटने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप सब कुछ रटते रहेंगे और कुछ समझेंगे नहीं तो आपको एग्जाम में कुछ भी याद नहीं आएगा। राइट, इसीलिए चीजों को समझिए और खुद सोचने की कोशिश कीजिए, ताकि आपके पास जो पॉइंट्स हैं वो अपने आप निकल कर आए। आई होप चीजें क्लियर होंगी अभी तक। आगे देख लेते हैं अब इश्यूज क्या है। हमने पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित भी इश्यूज देखे थे, सेम सेम इश्यूज भी हो सकते हैं यहाँ पर। कुछ इश्यूज सेम है, फंड्स नहीं है, कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है, जैसे कि लोगों लैक ऑफ स्टाफ। ठीक है, तो सिमिलर पॉइंट्स भी आप लिख सकते हैं। पहला देख लेते हैं, वित्तीय स्थिति कमजोर है। पहले हम देखते हैं कि फंड की कमी है और पर्याप्त रूप से एकत्र नहीं करते हैं टैक्सेस। ठीक है, कर एकत्र नहीं कर पाते हैं। अत्यधिक राज्य का नियंत्रण देखने को मिलता है, सरकार कुछ ज्यादा ही कंट्रोल करती है, इतनी इनको ऑटोनॉमी नहीं प्रोवाइड करती है। इलेक्शंस में कई बार हम देखते हैं कि वो डिले हो जाते हैं, पोस्टपोन हो जाते हैं। प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो उतनी अच्छी नहीं है, प्रॉपर प्लानिंग नहीं की जाती है। मैनेजमेंट कैपेसिटी का अभाव है, प्रबंधन क्षमता का अभाव देखने को मिलता है। भ्रष्टाचार एक बड़ी वजह है। ठीक है, जो शहरी नियोजन होता है वो सरकार, राज्य सरकार के लेवल पर होता है, और जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं इनको इन्वॉल्व ही नहीं किया जाता उसमें। इनकी या तो कोई भूमिका नहीं होती या तो नाम मात्र की भूमिका होती है। फिर हम देखते हैं कोई कोऑर्डिनेशन, समन्वय नहीं है आपस में। जो वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं लोकल लेवल पर, जो भी हमारे ये बॉडीज हैं, अर्बन लोकल बॉडीज, राज्य सरकार, इन सब में कोई आपस में समन्वय नहीं होगा तो फिर कोई भी कार्य सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये सारे हमारे इश्यूज हो गए। ठीक है, देन अब इश्यूज कर लिए तो मेजर्स भी करने पड़ेंगे, सुझाव भी आपको देने पड़ेंगे। पहला सुझाव क्या होगा कि हम थोड़ी सी इनको स्वायत्ता दें, थोड़ा इनको इंडिपेंडेंट होने दें, ताकि ये अपनी तरह से ढंग से काम कर सके। किसी को आप जकड़ कर रखेंगे तो वो अपनी तरफ से काम नहीं कर पाएगा। शासन में सुधार के लिए कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि सिस्टमैटिक प्लानिंग हो सके। राइट, टाइमली इलेक्शंस और रिक्रूटमेंट हो, लोगों की अगर भर्ती हो रही है तो उसमें भी डिले ना हो। इलेक्शंस में ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का डिले हो, उससे ज्यादा डिले ना होने पाए। पीपीपी को प्रोत्साहित करें। अब देखिए, अभी एक इंपॉर्टेंट अच्छा पॉइंट आता है, ये आपका इनोवेटिव पॉइंट हो जाएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इससे क्या होगा, जो फंड्स की कमी है वो नहीं होगी, फंड्स मिल सकेंगे इनको। ठीक है, प्लानिंग यानी कि नियोजन, जब भी प्लानिंग हो तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हो उनको इन्वॉल्व कर कर प्लानिंग हो। ऐसा ना हो कि बात ही नहीं सुनी जा रही है अर्बन लोकल बॉडीज की। हर रीजन की, हर जगह की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं, तो उस हिसाब से प्लानिंग हो। एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया जाए, होलिस्टिक प्लानिंग, होलिस्टिक अप्रोच हो। ऐसा ना हो कि हमने थोड़ा सा इधर काम कर लिया, फिर थोड़ा सा इधर कर लिया, और फिर अरे याद आया ये तो काम हुआ नहीं था, हमें ये भी करना है। एक समग्र दृष्टिकोण होगा तो हम चीजों को बेटर ऑर्गेनाइज्ड वे में कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये एंड हो जाता है हमारा। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, देखिए यहाँ पर हम एंड में मेजर्स तो लिख दिए हमने। एक जो इम्पोर्टेंट हमारे पॉइंट आते हैं वो हम ये भी लिख सकते हैं कि सिक्स्थ ARC नहीं है, बेसिकली ये सिक्स्थ रिपोर्ट है। ये जो सेकेंड ARC थी इसमें कई सारी रिपोर्ट्स थी, तो उसमें जो छठवीं रिपोर्ट है उसमें बात की गई है अर्बन गवर्नेंस की, यानी कि स्थानीय स्वशासन की बात की गई है। तो
उसके जो रिकमेंडेशन है, सुझाव हैं, जो नीति आयोग के सुझाव हैं, उन सबको हम सही तरीके से यदि लागू करते हैं तो इन मुसीबतों से, जो भी नॉट मुसीबत, इन इश्यूज से, इन मुद्दों से हम छुटकारा पा सकते हैं और स्थानीय स्वशासन को और सशक्त किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं, राइट। जैसे इनके अगर हम देख लें, थोड़ा सा सुझाव अगर देख लें, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि इसने सुझाव क्या दिया हुआ है कि एक यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बने। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा डिटेल से नहीं देखना है, लेकिन ये टर्म याद कर लीजिए कि 6th ARC में क्या रिकमेंड किया गया था, UMTA, यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की बात को स्थापित करने की बात की गई थी, जिसमें इंटीग्रेट किए जा सके सारे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को, ट्रैफिक मैनेजमेंट हो सकेगा, राइट। इस तरह के अगर एक वर्ड भी लिख देंगे ना तो अपने आप वो कीवर्ड हो जाता है। ज्यादा इनकी रिकमेंडेशन हमें एक एक नहीं लर्न करनी है, हमने ऑलरेडी मेजर्स जो देख लिए हैं वो एनफ है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। अब इसको हम करंट अफेयर से, जो भी हमारे पास आ रहा है, किसी नगर निगम ने कुछ किया तो उससे रिलेट कर देते हैं। अगर आप लोग यहाँ तक आए हैं तो एक मैं आपको एग्जाम्पल और दे देती हूँ। देखिए, नगर निगम से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमारे पास एक करंट अफेयर में रहा था पॉइंट, जिसको हमें जरूर यूज करना चाहिए। तो जिसने पूरा वीडियो देखा है उसके लिए एक एडवांटेज है, ये वाला पॉइंट नोट कर लीजिएगा। आपको याद हो तो गाजियाबाद नगर निगम का हमने पढ़ा था कि इसने, ये दुनिया का नहीं, भारत का पहला नगर निगम बना है जिसने ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड इशू किए हैं। ठीक है, इसके माध्यम से वो फंड रेज करने की कोशिश कर रहा है और प्रयास क्या रहेगा कि ये जो भी पैसा मिलेगा उससे डर्टी वाटर को ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, और उसका उपयोग, उसका सही दिशा में उपयोग किया जाएगा, पाइप्ड वाटर के रूप में वो पानी यूज किया जा सकेगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो हमको एग्जाम्पल में गाजियाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का एग्जाम्पल जरूर देना है। ठीक है, तो इसके साथ अब हम एंड करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और कोई भी फीडबैक है तो आराम से निसंकोच होकर दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।